नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं चौधर की जंग। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। दोस्तों, कल हमने बात की थी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में भिवानी जिले की 4 विधानसभाओं के बारे में, बाकी बची 5 विधानसभाओं के बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे, बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक समीकरण इन विधानसभाओं के किस तरीके से बदल रहे हैं, किस तरीके से बिगड़ रहे हैं और कितना असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका होगा। सबसे पहले बात करेंगे महेंद्रगढ़ विधानसभा की, लेकिन उससे पहले मैं अपने अतिथियों से आपका परिचय करा देता हूं। राकेश सपड़ा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, धर्मपाल मकरौली हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, डॉक्टर जोगेंद्र मोर राजनीतिक विश्लेषक और जगवीर नरवाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र इस बार के चुनाव में हॉट सीट बनकर उभर रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, तो 2000 से कांग्रेस के राजदान सिंह यहां से विधायक हैं। इस बार यहां से हमेशा की तरह इन दोनों की टक्कर दिलचस्प दिखाई दे रही है। इस सीट का इतिहास रहा है कि जो एक बार यहां से जीता वो लगातार जीत दर्ज करता है और जो हारा वो फिर दोबारा लौटकर उसका आ पाना मुश्किल होता है। लगभग 1,70,000 के करीब मतदाता यहां पर हैं। अही बाहुल्य इस हलके में लगभग 65% यादव वोटर हैं। इनेलो ने पहले राव बहादुर सिंह को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया, कुछ भी कारण हो सकते हैं, और अब निर्मला तंवर जी को उन्होंने अपना उम्मीदवार यहां से बनाया है। हजका की तरफ से नरेश शर्मा यहां पर प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके के यहां पर समीकरण है और उम्मीदवारों की जिस तरीके की यहां पर साख है उसके हिसाब से हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जगवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा महेंद्रगढ़ विधानसभा की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं पिछले चुनावों को देखते हुए, और इस बार भी किस किस के बीच यहां टक्कर लग रही है? देखिए, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जो के भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, और क्योंकि आपने बताया बड़ी हॉट सीट बन के उभरी है, निश्चित तौर पे हॉट सीट है क्योंकि इसमें रामविलास शर्मा जी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के और अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार भी बताते रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राव दान सिंह है। यहाँ जातीय समीकरण अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 65% आप बता रहे हैं यादव बाहुल्य वोट है, और यादव बाहुल्य ही यादव डोमिनेटेड सीट है। इसमें अगर देखें तो सिर्फ एक ही यादव है, राव दान सिंह, सभी उम्मीदवारों में। दूसरा, रामविलास शर्मा को हम कम आके नहीं चल सकते, और वो पहले यहाँ से लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, और आपकी रिपोर्ट बताती है कि जो एक बार जीत गया वो लगातार जीतते आता है। लगातार 2 बार से, पिछली 2 बार से राव दान सिंह यहाँ से विधायक हैं और सरकार में हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है। शायद कांग्रेस के पक्ष में इतना अच्छा माहौल नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण तय करेंगे। अब तंवर जी को इन्होंने टिकट दिया है इंडियन नेशनल लोकदल ने, और हरियाणा जनित कांग्रेस ने भी किसी ब्राह्मण को टिकट दिया है, नरेश शर्मा को जी। इस परिस्थिति में जो मुख्य मुकाबला है वो रामविलास शर्मा और राव दान सिंह के बीच में होने वाला है। लेकिन आज के दिन में जो स्थिति लेकिन जो रामविलास शर्मा की स्थिति है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि इनके राव इंद्रजीत उनकी कितनी मदद कर पाते हैं। लेकिन अभी अगर राव इंद्रजीत इनके लिए प्रसार करते हैं, इनकी दिल से मदद करते हैं तो मुकाबले में आ सकते हैं। नहीं तो राव दान सिंह मेरे ख्याल से तीसरी बार सीट को जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का कोई यहाँ प्रतिनिधि है नहीं आज की डिबेट में, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राव दान सिंह, हम ये मान के नहीं चल सकते कि रामविलास शर्मा आसानी से इस सीट को जीत रहे हैं, बल्कि मुकाबला है दोनों के बीच में, कड़ा मुकाबला होने वाला है। लेकिन आज के दिन अगर मैं अपडेट देखता हूं तो राव दान सिंह का देखता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए चांस या मैं नहीं मानता। यहाँ पर देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि निर्मला तंवर को इनेलो ने टिकट दिया, लेकिन इससे पहले राव बहादुर को उन्होंने टिकट दिया था, जो कि नांगल चौधरी से सिटिंग एमएलए हैं। उनको लाए थे वो, लेकिन 2 यादव नेता यहाँ पर हो जाते हैं। अब उन्होंने निर्मला तंवर को यहाँ पर अगर राव बहादुर सिंह यहाँ से उम्मीदवार रहते इंडियन नेशनल लोकदल के, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि वो राव जो यादव वोट हैं वो कुछ छोड़ते और राव दान सिंह को उसका नुकसान होता। अब क्योंकि यहाँ पर नरेश शर्मा हजका से हैं और निर्मला तंवर भी हैं, जो वोट यहाँ पर रामविलास शर्मा जी को मिलता था, अब जो परंपरागत वोटर था, अब वो इन दोनों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नुकसान कितना होगा रामविलास शर्मा को? रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और पिछले 2 इलेक्शन से लगातार हारते भी आ रहे हैं, तो अपनी जो उनका राजनीतिक भविष्य है वो पूरा का पूरा इस इलेक्शन पर निर्भर करता है, और चाहेंगे किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीतें। और लेकिन राव इंद्रजीत उनकी कितनी मदद कर पाते हैं? और राव इंद्रजीत भी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त बहुत सारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो मुझे शंका है कहीं राव इंद्रजीत उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, उस पे डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे आज की स्थिति, आज की तारीख में जो है राव दान सिंह मुझे आगे दिखा है। धर्मपाल जी, क्या लग रहा है? क्योंकि उम्मीदवार आप लोगों ने बदला, इसके पीछे स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो पहली नजर में जो प्रतीत हो रहा है वो है रामविलास शर्मा के लिए मुसीबत खड़ी करना।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हमारे कोई रामविलास शर्मा जी से वो ऐसी वो कोई बात नहीं थी, लेकिन हम तो ये जीतने अपना जो कैंडिडेट उतारा हमने जीतने के लिए उतारा है। पर यहाँ राव बहादुर सिंह को हमने टिकट दी थी, उन्होंने नांगल चौधरी से, वो विधायक है, सीटिंग विधायक है, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा और नांगल चौधरी में भी हमें उनकी वोटें बहुत कम आई थी। नहीं तो हम उन्हें नांगल चौधरी से भी उम्मीदवार बना सकते थे। वो इसलिए नहीं बनाया कि भाई वहाँ कोई ना कोई उनके प्रति कोई नाराजगी वर्करों की भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ से बदलने का फिर क्या जातिगत समीकरण देखा गया? राव बहादुर सिंह ने खुद ये कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता और मेरे बजाय आप इनको टिकट दे दो, इसलिए वहां से इनको लड़ाया। लेकिन उन्होंने तो कोशिश की, राव बहादुर ने तो बहुत कोशिश की। आपने भी पहले ये इसमें बताया भी है कि यहाँ से अगर 2 बार कोई जीत जाता है तो वो लगातार जीतता है, और 2 बार जो चुनाव लगातार हार जाता है फिर वो कभी जीतता नहीं। आपके ये हमारे रामविलास शर्मा जी जब भी यहाँ से जीते हैं, या तो हमारे साथ बीजेपी का अलायंस था या हरियाणा विकास पार्टी का अलायंस, तब ये सीट जीते। अकेले आज तक ये कभी नहीं जीते वहां से। तो अलायंस में ही वो जीते हैं, अलायंस में जीते, वैसे नहीं जीते। और अब ये हमें तो 100% उम्मीद है कि ये बताया नरवाल साहब ने बताया, राव इंद्रजीत के ऊपर डिपेंड करता है इनका। अच्छा, आपका उम्मीदवार कितना स्टैंड यहाँ पर? क्योंकि जिस तरीके से जमीनी फाइट जो देखी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखी जा रही है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की लहर है। उस लहर का फायदा हमारे कैंडिडेट को मिलेगा और हम ये सीट जीतेंगे। अगर वो लहर ना होती तो नहीं मिलता फायदा। चलिए राकेश जी, आपको क्या लगता है, रामविलास शर्मा जी के लिए मुसीबत खड़ी हो रही है? यहाँ पर तमाम जितने भी नेता हैं वो सभी कहीं ना कहीं वोट उनके काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो परंपरागत वोट रामविलास जी को मिलता था, 13,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता यहाँ पर हैं, उसके अलावा जितने भी और दूसरे हैं यादव वोटर से अलग जितना भी मतदाता है वो कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जी के साथ जाता था। लेकिन इस बार जो दूसरी पार्टियों ने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो उनका वोट काट रहे हैं। यहाँ पर मुसीबत उनके लिए ये है। अरुण जी, पहले तो इससे पहले कि मैं उन पर कुछ टिप्पणी करूं, इस पूरी की पूरी सेगमेंट पर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा पर अगर हम बीजेपी का जनाधार देखें तो बीजेपी ने 1996 में बीजेपी के यहाँ पर राम सिंह जी लोकसभा के सदस्य बने। उसके बाद 1999 में डॉक्टर सुधा यादव हैं, वो भी यहाँ पर हमारी मेंबर पार्लियामेंट चुनी गई पूरी की पूरी सेगमेंट में। और लास्ट इलेक्शन में लास्ट इलेक्शन में धर्मवीर जी ने यहाँ जीत हासिल की है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट बने और उन्होंने वोट जो हासिल किए हैं 4,04,542 वोट, जो टोटल कास्ट वोट हुई उसका 39.26% है। और जो दूसरे नंबर पर है बहादुर सिंह जी INLD के, उनको 2,75,148 वोट मिला है, जो 26.70% है। अब श्रुति चौधरी जो है वो तीसरे नंबर पर रही, उनको वोट मिला है 2,68,115, जो है 26.2% बनता है। अब ये सारा देखने के बाद बीजेपी का इस पूरी सेगमेंट पे जनाधार, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे पिछले इलेक्शंस में सिर्फ एक आध विधानसभा को आप छोड़ दें तो पूरी की पूरी सेगमेंट्स पे पूरी विधानसभा क्षेत्र में हर एरिया में जो हमारे कैंडिडेट थे धर्मवीर जी, उनको लीड मिली और अच्छे मार्जिन से उन्होंने वो विधानसभा कवर की। अच्छा, यहाँ पर जहां तक हमारे कैंडिडेट की बात बताऊं कि रामविलास जी हमारे एक कद्दावर नेता हैं, वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, 4 बार MLA भी रहे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और जैसे हमने लोकसभा में जीत हासिल की है और जैसे आज हमारी पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, तो इस बात को भी नहीं किया जा सकता। हम निश्चिंत हैं। रामविलास जी यहाँ पर अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हालांकि बोल नहीं रहे लेकिन इसी तरीके का वो माहौल बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बार अहिरवाल से। देखिए, पार्टी की तरफ से ये पहले जो है क्लियर कर दिया गया था कि जब भी चुनाव के नतीजे आएंगे सभी MLA बैठकर और मुख्यमंत्री का भी चयन करेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड चयन करेगा। मैं आपकी जानकारी में को डालूं कि इस वाली पूरी महेंद्रगढ़ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी पे पिछली बार जो धर्मपाल जी को वोट मिले 55,336 मिले और राव बहादुर सिंह जी को मिले 42,390 वोट। उस समय वो समीकरण कहां गए? और इनेलो ने जो पार्टी का प्रत्याशी चेंज किया, ये साफ आपने भी कहा और नरवाल साहब ने भी कहा कि ये उनको हराने के लिए एक चाल हो सकती है, लेकिन जो आज की स्थिति है, इनेलो के शीर्ष नेता जेल में। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि उन्होंने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है? नेता कहते तो कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे लगा। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो उम्मीदवार बदला है अपना, उसका असर रामविलास जी पर कोई पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं देखता हूं। अच्छा, क्या इन्होंने इस सोच के साथ किया होगा, आपको ऐसा लगता है? ये तो है, ये तो दिखता है कि इन्होंने इस सोच के साथ किया है।
कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। चलिए, इस बार जनता समझदार है और इनकी बातों को समझती है। जोगेंद्र, एक चीज और एक मिनट, ये मुख्यमंत्री का आप कह रहे हैं कैंडिडेट, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां अभिमन्यु के लिए बोल का है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। आप अपना अच्छा, अब ये होगा कि हर एक नेता अपने अपने, चलिए ठीक है, आपके राष्ट्रीय चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इंतजार जोगेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा कि जगबीर जी ने कहा कि अगर राव इंद्रजीत यहाँ पर उनके पक्ष में प्रचार करने आते हैं और वोट मांगते हैं, क्योंकि अहिरवाल पर उनकी ज्यादा पकड़ मानी भी जाती है इस पूरे क्षेत्र में, इस तरीके के अगर समीकरण बनते हैं तो रामविलास जी के लिए कितनी सुविधा होगी यहाँ पर। और जो इनेलो ने अपना प्रत्याशी बदला है वो भी यही इशारा कर रहा है कि रामविलास जी को किसी हालत में जीतने नहीं देना है। क्या समीकरण आपको लग रहे हैं यहाँ बनते हुए? जो आकलन जगबीर जी ने किया मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। 2004 का जो चुनाव था और जो 2009 का चुनाव था, उसमें रामविलास जी की वोटें 2004 के चुनाव में और 2009 का जो चुनाव था उसमें वोट परसेंटेज रामविलास जी का बढ़ा था। उसके बाद भी चुनाव आ रहे थे। जब भी महेंद्रगढ़ में यादव जैसे मतलब किसी एक वहां पे यादव और नॉन यादव की जो बात आती है, जब यादव वोट केंद्रित हो जाता है तो वहां पे यादव, और नहीं तो रामविलास शर्मा जैसे भी चाहे गठबंधन में जीतते हो, उसका मतलब यही है कि जब यादव वोट वाइफरकेट हुआ है, विकेंद्रीयकरण यादव वोट का हुआ है। अब इन परिस्थितियों में इसमें, और फिर राव दान सिंह जो है उनको इस सरकार में अच्छा खासा मतलब पद मिला है, सीपीएस रहे हैं, और व्यक्तिगत काम कराने में भी वो वहां पर वो रहे हैं। उनका जो जितने एमएलए हैं उनमें राव दान सिंह को प्रभावशाली एमएलए में विधायक माना जाता है। एक बात। अब रही बात जो वोट बाइफरकेशन जो आज की वर्तमान परिस्थितियां दिख रही है, इसमें बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है कि मतलब जो अकेले राव है मजबूत है, प्रत्याशी हैं, और रामविलास जी का जो वोट बैंक है, परंपरागत वोट बैंक है, उसमें ये दोनों ही मतलब प्रत्याशी हैं, ये सेंध लगाएंगे ही लगाएंगे। नरेश शर्मा भी अच्छी सेंध लगाएगा। इसमें मतलब हम नरेश शर्मा जी को यूं नहीं कह सकते कि इनका फैक्टर नहीं रहेगा। एक तो हजका की टिकट है, और सबसे बड़ी बात है जो ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, इसमें तीनों जो राजनीतिक बड़े घराने हैं इनका सीधा इंटरफेयर रहा है। यहाँ पर इस क्षेत्र से अजय जी लोकसभा के मतलब भिवानी एक सेगमेंट है, एक चर्चाएं हैं परिवार का, राजनीतिक जो चुनाव लड़ते हैं तो पूरा सिस्टम यहाँ से भिवानी से सांसद रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से सांसद रहे हैं, श्रुति चौधरी, तो इन तीनों परिवारों का यहाँ पे कहीं न कहीं एक ऐसा जनाधार रहा है कि इनका अपना वोट बैंक भी रहा है। तो अब आप किसमें टक्कर देख रहे हैं? टक्कर तो राव दान सिंह और रामविलास शर्मा जी में होगी। टक्कर में तो दोनों है। हाँ। लेकिन ये जो मतलब इनेलो के कैंडिडेट हैं और जो नरेश शर्मा अजका के कैंडिडेट हैं, ये इनके फैक्टर काम करेंगे। इनको बिल्कुल ये मतलब जब हम 19 तारीख को बैठेंगे या जब जो चर्चाएं होंगी उसके अंदर इस बात को याद रखना कि यहाँ कहीं ना कहीं हम इस चर्चा में जरूर शामिल होंगे कि ये फलाना कैंडिडेट के वोट परसेंटेज की बढ़ने से फलाना कैंडिडेट हार या जीत रहा है, ऐसा बिल्कुल संभव होगा, ऐसा होगा। चलिए ये एक बात और नरवाल साहब ने कहा था कि अगर राव इंद्रजीत वहां प्रचार करते हैं तो उसका फायदा होगा। मैं इनकी जानकारी में भी और आपकी जानकारी में भी बताऊं कि उन्होंने कल वहां इस सेगमेंट्स में महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किया भी है। चलिए फिर तो फायदा हो रहा है। चलिए ठीक है, इस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा से राव दान सिंह जो कि 3 बार से लगातार एमएलए हैं और 4 बार उससे पहले रामविलास शर्मा यहाँ पर विधायक रह चुके हैं और शिक्षा मंत्री भी वो रहे हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरे दलों का कितना रोल होगा, कितना वो वोट दूसरे प्रत्याशी का काट पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, जैसा कि जोगेंद्र जी ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब नांगल चौधरी विधानसभा की। 2009 परिसीमन में आए नांगल चौधरी हलके में कुल 1,34,000 मतदाता हैं। ये हलका भी अहिर बाहुल्य है। फिलहाल यहां पर इनेलो के बहादुर सिंह विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर मंजुल चौधरी को दे दिया गया है, जो पूर्व विधायक चौधरी मूलाराम की पत्नी है। बीजेपी ने अभय सिंह यादव को टिकट दिया है, जो केंद्र सरकार के एक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। 3 महीने पहले इनेलो ने उनसे उनका पद छुड़वाया और अपने पार्टी में शामिल किया, लेकिन टिकट नहीं मिला और इनेलो के लिए, लेकिन फिर ये बड़ी बात यह है कि इनेलो के लिए उन्होंने प्रचार करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन रातों रात उन्हें बीजेपी का टिकट हाथ लगा और अगले ही दिन बीजेपी का झंडा उठाए क्षेत्र में घूमने लगे और प्रचार करने लगे। हजका ने राम सिंह यादव को टिकट दिया है, तो बसपा ने मास्टर सुरेंद्र यादव को। कई निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हैं जो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, जिनमें से एक है पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, कांग्रेस छोड़कर आए चौधरी गजे सिंह और विनोद यादव। ये निर्दलीय भी हैं जो यहां पर समीकरण बिगाड़ सकते हैं, लेकिन समय ही बताएगा। जगबीर जी,
क्या तस्वीर यहाँ की लग रही है आपको? देखिए, नांगल चौधरी में एक बार मुझे आप बताएं कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? कांग्रेस से चंद्र प्रकाश एडवोकेट नांगल चौधरी एडवोकेट से। चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश एडवोकेट। देखिए, अगर आप नांगल चौधरी की बात करें, क्योंकि नया अस्तित्व में आया विधानसभा क्षेत्र है ये, और राव बहादुर सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि अभय सिंह यादव हैं, वो एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। हालांकि लोकदल के लिए उन्होंने प्रचार किया, लोकदल पार्टी ज्वाइन किया, उनको टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनकी छवि एक ईमानदार ऑफिसर की रही है और अच्छा काम उन्होंने किया है। वो कंटेस्ट में हैं, लेकिन कंटेस्ट उनका रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ। हम वहां ये नहीं कह सकते कि इंडियन नेशनल लोकदल को वो हरा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे यादव एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में मैं देखता हूं। अगर वो लोकदल की टिकट पे चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पे जीत होती उनकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे भी वो सीट को जीतने की कुव्वत रखते हैं। अच्छा, एक बात कही जा रही है कि वो, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें 3 महीने पहले इनेलो में शामिल किया गया था नौकरी छुड़वाकर, उसके बाद वो लगातार हल्के में घूम रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे, लेकिन रातों रात बीजेपी का टिकट ले आए तो लोगों को अगले दिन पता चला कि ये बीजेपी। अच्छा, लोगों में चर्चा भी है, लोगों में इस बारे में चर्चा भी हो रही है। ये उनके लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। उनको एक नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनकी छवि एक ऐसे ऑफिसर की रही है, क्योंकि मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, उनकी कार्यशैली से को भी जानता हूँ और उनसे वाकिफ भी हूँ। तो वो मेरे ख्याल से एक फैक्टर रहेंगे। लोगों के शायद उन्होंने काम भी करवाए होंगे अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र से वो आते हैं, बिलोंग करते हैं। और टिकट भी भारतीय जनता पार्टी का उनके पास टिकट है। भारतीय जनता पार्टी शायद सरकार बनाने के लिए बड़ी उत्साहित है, लेकिन लोकदल के साथ उनका कड़ा मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस पार्टी या मुझे तीसरे नंबर पे दिखाई देती है, लेकिन वो पता चलेगा पोलिंग वाले दिन और काउंटिंग वाले दिन बैठेंगे तो। ठीक है, धर्मपाल जी, क्या लग रहा है? मंजू चौधरी को आपने लोगों ने यहाँ से टिकट दिया है, पूर्व विधायक मुलाराम जी की पत्नी, कितना यहाँ पर कंटेस्ट वो कर पाएंगी? हम तो मंजू चौधरी वहाँ से हमारे हिसाब से 100% वहाँ विनिंग कैंडिडेट है और सीट निकालेंगी। ये नांगल चौधरी वैसे भी हमारा हल्का ठीक रहा, पहले यहाँ हमारे सीटिंग थे। अच्छा, राव बहादुर जी को यहाँ से ना यहाँ से टिकट मिला ना उनको महेंद्रगढ़ से। जैसा मोर साहब ने बताया कि यहाँ चौधरी अजय सिंह चौटाला जी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और उनके ये एरिया में पड़ता था। और जब उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी तो यही नांगल चौधरी से स्टार्ट की थी हमने। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 1563 कितने किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की थी, वो शुरुआत हमने नांगल चौधरी से की थी। इसे और उनका वो एरिया भी रहा, लोकसभा का क्षेत्र भी उनका रहा। उन्होंने यहाँ उस जब सरकार हमारी थी और वो मेंबर पार्लियामेंट थे, विकास के काम भी खूब कराए, नौकरियां भी खूब दी और उसका बेनिफिट हमें 100% मिलेगा। चलिए राकेश जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि रातों रात आप लोगों ने टिकट दिया था अभय जी को, इनेलो का प्रचार कर रहे थे, लेकिन रात को टिकट मिला, अगले दिन बीजेपी का झंडा उठा के घर पे बीजेपी का झंडा टंग गया उनका। देखिए, नरवाल साहब ने भी कहा, वो व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानते हैं। वो एक अच्छे ईमानदार स्वच्छ छवि के अफसर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अब टिकट दिया और अपने वहां मैदान में उतारा है। और मैं आपकी जानकारी में बताऊं, इस सेगमेंट में, नांगल चौधरी वाली सेगमेंट में, जो पिछले जनरल इलेक्शंस हुए उसमें हमारे जो कैंडिडेट थे धर्मवीर जी, उनको 41,230 वोट मिली और जबकि बहादुर सिंह जी को जो वोट मिली है वो सिर्फ 20,040 वोट मिली। इससे ये तो प्रतीत होता है कि बीजेपी का वहां जनाधार बढ़ा है और एक स्वच्छ छवि के कैंडिडेट को वहां पर उतारा गया है। हम उस पर भी निश्चिंत हैं। लेकिन लोगों के भी अंदर ये चर्चा है कि रातों रात कोई ले आता, अगले दिन पता चलता लोगों को अब तो ये बीजेपी के हो गए। लेकिन आप इस लोग बात को चर्चा कर रहे हैं इस बारे में आप कि इस इसमें बात को किस तरीके का स्वीकार नेतृत्व है। आप तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो एक स्वच्छ छवि के नहीं, मैं जानता नहीं हूं, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और हमारे नरवाल साहब ने कहा कि वो जाति तौर पर उसको जानते भी हैं। हाँ, चलिए, नरवाल साहब इस बात में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन अच्छी छवि एक अलग बात है। ठीक है, अच्छी छवि का अच्छी छवि का राजनीति में आना ये एक अच्छी बात है। लेकिन लोग एक और बात बोल रहे हैं राकेश जी, वो कह रहे हैं कि ठीक है अच्छी छवि का नेता, लेकिन रात तक यहाँ पर इनेलो का झंडा लटका था इन घर पे। लेकिन अगर वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता नहीं प्रभावित होकर नहीं, टिकट नहीं मिला इसलिए, नहीं टिकट नहीं मिला इसलिए। चलिए ठीक है, छपरा साहब की बात को मैं सप्लीमेंट करता हूँ। मैंने एक बात और कही थी कि अगर वो इंडियन नेशनल लोकदल का टिकट उनके पास होता है सिंह के पास, तो निश्चित तौर पे वे विधायक बनते। अब थोड़ा सा संशय है। आदमी अच्छे हैं, लेकिन जब निष्ठाएं बदलती हैं राजनीति में, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी जाता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट होना लाजमी होता है। असल में इनेलो में भी 3 महीने पहले ही वो आए। लोग ऐसा नहीं था कि वो इनेलो के बहुत पहले समझदार हो चुके हैं
कि आप देखेंगे कि अगर टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चलेंगे, दूसरी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है। हाँ। लेकिन एक छवि उनकी अच्छी है। हाँ। और वो कंटेस्ट में है, वो कंटेस्ट में इनेलो और अभय सिंह के बीच में यहाँ पर आप आप ये नहीं टक्कर कह देख सकते रहे कि हैं। भारतीय जनता पार्टी डेड श्योर वो सीट जीत रही है, हाँ। लेकिन वो जीत सकते हैं। तो मतलब मंजू चौधरी और अभय सिंह इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर टक्कर मैं देख रहे यही हैं। देखता हूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का मुझे नाम तक नहीं पता है वहां कौन है। चलिए ठीक है, जोगिंदर जी आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडियन पहले नेशनल तो लोकदल ने मैं मंजू एक चौधरी को यहाँ से बहुत ही टिकट दिया है। सकारात्मक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जरूर। नांगल चौधरी में जो भी बात आई है, बेसिंग की भी बात आई, मंजू चौधरी की भी बात आई, कांग्रेस के चंद्र प्रकाश एडवोकेट की भी बात आई, और हजका के राम सिंह यादव की। हाँ। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सभी प्रत्याशी अच्छी छवि के हैं। किसी भी प्रत्याशी के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है, हल्की बात कहने लायक नहीं है। चलिए नांगल चौधरी की जनता के लिए ये सौभाग्य है। ये बहुत ही नांगल चौधरी जो है वह साधुवाद की पात्र है, और मैं ये मानता हूँ कि भाग्यशाली है किसी भी प्रत्याशी की। अब यहाँ पे जातीय समीकरण है जो अहिर बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ। और इसमें जो मंजू चौधरी हैं वो भी गुज्जर हैं, हाँ। और कांग्रेस के एडवोकेट चंद्र प्रकाश भी गुज्जर हैं जी। हाँ, ये राहुल अहिर बहुल्य क्षेत्र है, अहिर बहुल्य है। तो ऐसी स्थिति में सीधा सीधा जब दो गुज्जर हैं तो फायदा होता दिखाई दे रहा है अभय सिंह को। लेकिन यहाँ पे जाट वोट बैंक है 15,000 के करीब, हाँ। उसको हम नकार के नहीं चल सकते। जो मंजू चौधरी को गुज्जर वोट बैंक का नुकसान हो रहा है, उसकी कहीं न कहीं भरपाई हमें जाट वोट बैंक का मेजर वोट बैंक है, वही परंपरागत वोट बैंक है, उसको मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ब्लैक हॉर्स वाली बात है। यहाँ पे जो पूर्व विधायक राधे श्याम शर्मा है ना, हाँ। वो बहुत ही अच्छी चुनाव छवि लड़ के, और वहां जितने लोगों से मेरी बात हुई, हाँ। ये राधे श्याम शर्मा ये ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि ये किसी भी खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से राधे श्याम शर्मा जी जीत जाए। मतलब जो जातीय समीकरणों की इसमें यहाँ पे हम मतलब बहुत ही, अगर मान लो यहाँ के जो चुनाव नतीजे आएंगे तो बहुत ही नजदीक के होंगे। मतलब जो जीत हार का अंतराल होगा वो बहुत बहुत ज्यादा कम होगा। हार जीत का अंतर यहाँ पे रहने वाला नहीं है नांगल चौधरी। तो यहाँ पर आप मुख्य टक्कर आप देख रहे हैं, तो राधे श्याम शर्मा को किसी भी कुछ भी करने की स्थिति कम नहीं में किया जा सकता। भले वो निर्दलीय हाँ। पूर्व विधायक रहे, उनकी हाँ। अच्छी पैठ है, हाँ। अच्छी छवि है, हाँ। और उनका वहां पे है नांगल चौधरी में। और जो गुजर वोट बैंक का मैंने कहा कि जहां मतलब मंजू चौधरी का कट के गुजर वोट बैंक का नुकसान हो रहा है, जाट वोट बैंक उसकी भरपाई कर रहा है। ठीक है। और अभय सिंह यादव इसलिए प्लस पॉइंट में बैठे हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट केंद्र में सत्ता है, अहिर बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे, और राधे श्याम शर्मा जी की छवि है, पूर्व विधायक है और अनुभवी है, विधायक रहे हैं, उनके अपने ठिकाने होते हैं, हाँ। एक काम होती है, एक जगह होती है, हाँ। कि कोई भी वहीं से विधायक रहे, और उनकी कोई शिकायत नहीं रही है इस प्रकार से, कोई लांछन उनके ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। तो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला। अच्छा, और भी कई लोग निर्दलीय हैं, जैसे चौधरी गजय सिंह है, कांग्रेस हाँ कांग्रेस वो है, गजय सिंह जी भी चुनाव लड़ हैं, रहे हैं, और मास्टर सुरेंद्र यादव भी हैं, अजका से राम सिंह यादव भी, और फिर वही बात है कि तीनों परिवारों का वहां पे सीधा दखल है कि जो तीनों राजनीतिक बड़े घराने रहे हैं, उनके मतलब ऐसे भी है कि 1-2 हजार वोटों तक का उनका व्यक्तिगत ये है कि वहां पे किरण चौधरी जाती है, वहां पे मतलब कुलदीप बिश्नोई जाते हैं, वहां पे मतलब इनेलो के शीर्ष नेतृत्व जाता है किसी प्रकार से, तो उनकी लिहाज उनके अपने भी समीकरण वहां पे बनते हैं। चलिए, ये एक बड़ी दिलचस्प बात जो आपने जोगेंद्र जी कही, और नांगल चौधरी की जनता के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जितने भी उम्मीदवार हैं साफ छवि के हैं, बड़ी अच्छी बात है। बात करें अगर मंजू चौधरी की, वो भी स्वच्छ छवि की नेता है, इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव खुद एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर के तौर पर काम करते रहे, लेकिन देखना होगा कि ये तो चुनाव है, जनता के हाथ में फैसला है, किस तरीके से फैसला जनता करती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे और भी विधानसभाओं की, जिनमें नारनौल है, अटेली है और बाडड़ा है, जो कि भिवानी जिले में पड़ता है। ये सीटें भी काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से। ब्रेक के बाद लौटते हैं और बात करते हैं इन विधानसभाओं के बारे में।